हमारे आज के चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना? पढ़ा था ना? हाँ सर। उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? उसमें आपने थॉमसन्स मॉडल पढ़ा था, है ना? फिर रदरफोर्ड पढ़ा था। थॉमसन थॉमसन मॉडल था ना? हम्म। यस सर। रदरफोर्ड पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? बोर पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? SPDF वगैरह पढ़ा था, राइट? हम्म। आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह के बारे में पढ़ा था, राइट? और ना जाने क्वांटम क्या क्या। मैकेनिकल मॉडल। हाँ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाँ, भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आ गया वो बेसिकली। और पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, मुझे याद भी नहीं। हमको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है। ओके, कोई दिक्कत? तो क्लास 11th में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में जितना पढ़ाया था, उसका आधा भी आपको क्लास 12th के एंड में फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है? आधा भी नहीं पढ़ना है। सो चैप्टर इज इजी, चैप्टर इज स्कोरिंग, और क्वेश्चंस भी इनके काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है? मतलब मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स वाले अगर कोई फिजिक्स में चैप्टर है पूरे 11th और 12th को मिला के, तो वो है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ना पूछे, और खूब सारे क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है? जितना इनको इसको पढ़ने में टाइम लगता है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और नंबर भी अच्छे खासे आते हैं। प्लस क्योंकि ऑलमोस्ट एंड में होता है, फ्रेश भी रहता है, मार्क्स आने के चांसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं, है ना बेटा? तो इस पर ध्यान जरूर देना। नहीं दोगे, नहीं पढ़ोगे ठीक से, तो नंबर कटना ही कटना है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है एटम, क्या है ये पता लगाने के लिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह फलाना ढिमकाना हुआ। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़ी इजीली हमारे एटम से बाहर निकल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो नाम भी नहीं था उस वक्त तक। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बड़े इजीली हमारे एटम से बाहर निकल जा रहे थे, हमारे पार्टिकल से बाहर निकल जा रहे थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसलिए हम लोगों ने कहा इसका मतलब ये है कि हमारा जो एटम है वो एक गाजर के हलवे की तरह है, प्लम पुडिंग की तरह है। उस गाजर के हलवे में ये छोटे छोटे किशमिश बादाम वगैरह रखे हैं निगेटिव चार्ज के, इनको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अंग्रेजों ने बताया बनाया तो उन्होंने प्लम पुडिंग बोला, हम लोग बोल रहे हैं, हम अगर हम लोग बनाते तो क्या बोलते? गाजर का हलवा मॉडल। ओके बेटा, कोई दिक्कत? इसमें कोई खास बात नहीं है। यहां से सीधे आगे बढ़ेंगे, बढ़े? यस सर। इसका इसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, बहुत ही पतला सा, बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल लिया, और उस गोल्ड फॉयल को, ये मान लो गोल्ड फॉयल है तो दिखेगा भी, ये मान लो गोल्ड फॉयल है, इसके ऊपर उसने खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। क्या किए? अल्फा पार्टिकल्स। खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से बम्बार्ड किए, और उसने देखा क्या कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट निकल गए, या मिनिमम डेविएशन से निकले, बहुत ही कम डेविएशन से निकले, ठीक है? बट क्या हुआ, कुछ स्पेशल अल्फा पार्टिकल्स थे जो यहां गए और टर्न बैक कर गए, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे से मुड़ गए। मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स वापस से इधर डिटेक्ट करने को मिले हमें। समझ में आई बात? हम्म। ये क्या है? 1/10⁻⁷ करोड़ों में एक है ये करोड़ों में एक है जो वापस लाया, बाकी सब सीधे निकल गए, ज्यादातर बिना किसी डेविएशन के, कुछ थोड़ा बहुत डेविएशन से,
और 1/10⁻⁷ पार्टिकल्स में वापस लौटे। समझ में आया? ये सब अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये तो जानते हैं ना अपन लोग ऑलरेडी। इसके बाद रदरफोर्ड ने बोला कि यार इसका मतलब यहां कुछ तो ऐसा है जो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल को वापस धक्का दे रहा है और बाकियों को नहीं धक्का दे रहा। अगर मेरा मॉडल ऐसा होता, इस पूरे ऑरेंज कलर में अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज फैला होता, तो अल्फा पार्टिकल अगर यहां से लौटा तो यहां से भी लौटना चाहिए, हाँ या ना? उसने बोला सर या तो सारे लौट जाएं, या मतलब या तो ज्यादातर लौट जाएं, या कोई ना लौटे कि सर इसके आर पार निकल जाते हैं। ये क्या बात हुई कि करोड़ों में से एक लौटता है बाकी नहीं लौटते? ये तो गलत बात है ना? समझ में आई बात? इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि यहां पर कुछ बहुत ही भारी है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वापस से रिपेल कर दिया। और इस तरीके से उसने डिस्कवरी की, किसकी? एटम की नहीं, न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। आज की डेट में हम जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, सारा मास इकट्ठा है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये करने के लिए उसने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करी थी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर उसने क्या कहा, इसका मतलब ये कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा है और उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो अपनी जगह पे बैठे हुए नहीं है, वो घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। जस्ट लाइक हमारे प्लैनेट में क्या घूमता है? प्लैनेट के अबाउट क्या हमारे सोलर सिस्टम में सन के अबाउट प्लैनेट्स घूमते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूम रहा है। ये कहा रदरफोर्ड ने। इनफैक्ट रदरफोर्ड के लिए भी एक ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड प्रोफेसर था, उसका स्टूडेंट बोर था, बोर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, रदरफोर्ड की गाइडेंस में, तो रदरफोर्ड को ही क्रेडिट मिलेगा, वो सही है। बट रदरफोर्ड की गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट बोर ने किया था। और क्या बोलते हैं, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के लिए बोर ने पुश किया था कि सर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा। ठीक है, समझ में आई बात? रदरफोर्ड तो ये कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी जगह नेगेटिव चार्ज है, इस प्लम पुडिंग मॉडल को उल्टा कर दो तो ज़्यादा अच्छे से काम आएगा, तो ज़्यादा सही से एक्सप्लेन कर देगा। वो जो कैलकुलेशन उसने की थी वो क्या थी कि सर देख लो, मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये न्यूक्लियस है जिसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है। यहां आपका अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका चार्ज बोल देता हूं Q1, इसका चार्ज बोल देता हूं Q2। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे ये फिक्स्ड है, अपनी जगह पे मूव नहीं कर सकता, बहुत हेवी है। जब अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो इस रास्ते के अलॉन्ग आएगा, जाना चाहिए था उसे, है ना? ये सीधे न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा ना सारे के सारे फायर होंगे, तो इधर उधर को तो गिरेंगे, है ना? तो उस इलेक्ट्रॉन की या अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल लाइन जब न्यूक्लियस से खींची, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो डिस्टेंस बना, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके बेटा, क्या कहते हैं इसको? इम्पैक्ट पैरामीटर। शायद तक इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल जब आगे जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल ये कुछ इस पाथ के अलॉन्ग निकल लेगा, है ना? समझ में आ रही बात? और जो फाइनल इसकी वेलोसिटी आएगी अल्फा पार्टिकल की, उसको अगर मैं उसकी स्ट्रेट लाइन खींची तो वो ऐसे आएगा। इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइन अगर मैं न्यूक्लियस से ड्रॉ करूंगा तो वो ऐसा आएगा। ठीक है, अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी u है तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर भी इसकी वेलोसिटी u रहेगी, यस और नो? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे भी जीरो
यहां पर भी 0, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहां और यहां की इक्वल होनी पड़ेगी। तो क्या हुआ यहां पर, वेलोसिटी सेम है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस बी भी सेम होगा, यस और नो। तो ये सर वो पैरेलल लाइन कहाँ से खींचे सर? बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी से, मतलब एसिम्टोट है ये, ओके। ओके सर। तो एसिम्टोट के पैरेलल लाइन मैंने न्यूक्लियस से खींची, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, बी हो गया, है ना। ये बी और ये बी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है। एम यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, बराबर होना चाहिए, राइट। अब इस, अच्छा, ये जो एंगल थीटा आया, जितने एंगल से ये डेविएट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे, है ना। इधर जा रहा था उधर चला गया, डेविएशन कितना हुआ, थीटा। अब ये थीटा इम्पैक्ट पैरामीटर, इनिशियल वेलोसिटी यू, दोनों का मास एम, और दोनों का, ये तो इनफाइनाइट मास है क्योंकि फिक्स्ड है, इसका मास एम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका चार्ज, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो रिलेशन है ये, ठीक है। b इज इक्वल टू के Q1 Q2 कॉट थीटा अपॉन 2 टाइम्स, ये कैपिटल के क्या है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मेट है सही नहीं है। b इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाय 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉट थीटा बाय 2। ये स्मॉल के क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल के क्या है, हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर, जहां ये स्मॉल एम इसका मास है। अब अल्फा की जगह कुछ और भी डालोगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल डालोगे, तो आप इस फॉर्मूले से इम्पैक्ट पैरामीटर और डेविएशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, बट पता नहीं मैंने क्यों बहुत सारे बुक्स में इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देख रखा है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला कम से कम बता दिया। इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन में तो अच्छा खासा मेहनत है। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप चुपचाप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, आपको डेरिवेशन के नंबर ऑफ स्टेप्स देख के आप बोलोगे ठीक है छोड़ दो इसको, ठीक है। वैसे ये सिलेबस में है नहीं। आगे बढ़े। सर कॉपी कर लेना। हम्म, सर हो गया सर। हो गया, यस सर। ओके। स्मॉल के कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल के कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अच्छा, वो जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था, वो क्या था कि न्यूक्लियस है, फिक्स बीच में सारा का सारा चार्ज इकट्ठा है, और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ना। कहाँ गया, ये घूम रहा है, यही था ना रदरफोर्ड का मॉडल। क्या बोला उसने, आपका जो सर के, यहाँ का चार्ज Q1, यहाँ का चार्ज Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। दिस विल प्रोवाइड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके। एम ओमेगा स्क्वायर क्यों, एम वी स्क्वायर बाय आर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका रिलेशन था, ओके बेटा। और इसी हिसाब से रदरफोर्ड का मॉडल काम करेगा, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या, एक तो थी स्टेबिलिटी, और दूसरा था लाइन स्पेक्ट्रम। देखो अगर ये गोल 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 घूम रहा है, तो फोर्स लगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन है, सब कुछ बढ़िया है, बट अगर एक चार्ज एक्सेलरेट करेगा, तो उसकी वजह से वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिना वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के रह नहीं सकता। और वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गया, तो मतलब क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया तो वो एनर्जी में के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये एनर्जी लूज करते 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 इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज
इस तरीके से घूमते घूमते अल्टीमेटली क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। यस। सॉरी पर समझा दीजिए सर। हाँ, ड्रॉबैक क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वजह से वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिना वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के नहीं रह सकता। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ा था, है ना। हम्म। यस सर। अब वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उसकी वजह से वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वैरिंग मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन गए तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा तो ऑब्वियसली इसका रेडियस धीरे धीरे घटता जाएगा और अल्टीमेटली जाकर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसलिए ये स्टेबल, ये मॉडल जो स्टेबल नहीं हो सकता ड्यू टू किसकी इक्वेशन, मैक्सवेल्स की, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी ना, उसको जब डिटेल में जब उसका एनालिसिस करते हैं तो ये मॉडल काम नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग। ओके बेटा, कोई दिक्कत। दूसरा, ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। हमारा जो हाइड्रोजन एटम है या कोई भी जो हमारा एटम है, उससे जब अगर हम उसे हीट करें, उसको छोड़ दें तो उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी बाहर आती है वो एक कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ की होती है, मतलब कंटिन्यूस सारे वेवलेंथ नहीं मिलते हैं, कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ मिलते हैं। तो ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए इन दो कारणों से हम लोगों ने बोला भैया कि ये जो मॉडल है ये काम नहीं कर सकता। ओके, और इसका मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। ऑल दो जो ऑल्टरनेटिव्स थे उसके मुकाबले काफ़ी बेटर लग रहा था, बट ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो इसके बाद आया बोर अंकल। बोर अंकल ने बोला देखो रदरफोर्ड एकदम सही था, बस उसको एक चीज़ माननी पड़ेगी। क्या, क्या माननी पड़ेगी। हम्म, एक चीज़ माननी पड़ेगी। क्या, एक करेक्शन मान लो, काम हो जाएगा। क्या कनेक्शन है वो, कि भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूमेगा बट ओनली इन सम अलाउड ऑर्बिट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउड ऑर्बिट्स, हर एक मन मर्जी के रेडियस में नहीं घूम सकता। समझ में आई बात, सिर्फ कुछ अलाउड ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। कौन सा ऑर्बिट्स अलाउड होंगे, तो वो ऑर्बिट्स जहां पर ये लॉ फॉलो हो जाए कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। आपको अब तो मालूम है ना एम वी आर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है ना। तो जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम एन एच बाय टू पाई के बराबर हो जाता है, उन ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम सकता है, बाकी जगह नहीं घूम सकता। ओके, समझ में आई बात। ये बोर्ड्स पोस्टुलेट है। सिर्फ यही कुछ अलाउड ऑर्बिट्स हैं जहां जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसको आप हल्का सा इस तरीके से समझ सकते हो कि जब अगर मैं लिखूं कभी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, तो इससे मैं एक और मीनिंग निकाल सकता हूं। इसका मतलब टू पाई आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच बाय एम वी। नाउ एम वी इज पी, तो एच बाय पी इज लैम्डा। टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनमें ये घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात, आया ना, बोलो। यस।
आप यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक स्टैंडिंग वेव। कैसे सोच सकते हो? स्टैंडिंग वेव है, इसमें एनर्जी प्रोपोगेट नहीं हो रही, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इस केस में क्या बन जाता है, जो वेव तो बनती है पर स्टैंडिंग वेव बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे बनेगी पर स्टैंडिंग वाली बन जाती है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता। ये जम्पशन है, हालांकि ये बात बोर को पता भी नहीं थी। ठीक है, बाकी इस जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, ये कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट अभी के लेवल पे आप इससे ज़्यादा समझ भी नहीं सकते। सो स्टैंडिंग वेव का यूज़ करके बोर ने बोला कि देर आर सम ऑर्बिट जो कि स्टेबल हैं, उन्हीं ऑर्बिट्स में, इसका यूज़ करके नहीं, मतलब कुछ ऑर्बिट्स को बोर ने स्टेबल माना और उनका यूज़ करके हम लोग बाकी का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी? एक तो है क्या, यही लिखा अपन ने, mvr इज इक्वल टू NH/2π। दूसरा क्या था सर? mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आज की डेट में आप लिख सकते हो इधर k, यहाँ चार्ज कितना है ZE, यहाँ चार्ज कितना है -e, तो फोर्स कितना लगेगा? kZe²/r²। ये इक्वेशन 2। ओके, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? के क्या है? ऑब्वियसली 1/4πε0। ये दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो रिजल्ट्स हम चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, पर मैं डिराइव नहीं कर रहा। ठीक है, मैं रिजल्ट्स डायरेक्टली क्योंकि ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बहुत कुछ खास मेहनत नहीं है। अगर देखो ध्यान से तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर चाहो तो एक आर को कैंसिल कर दिया। हाँ, एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, इस आर को इधर लेके गए। ठीक है, तो दिख नहीं रहा है आपको? इस आर को एक आर से कैंसिल कर दिया, इस आर को इधर लेके गए, नीचे आ गया mv²/r, ऊपर mvr है ना? सॉरी, mv² इंटू आर है, ऊपर mvr है। डिवाइड कर दोगे तो v बचेगा, सिर्फ आ गया v, आया ना? v की वैल्यू डाल दोगे r मिल जाएगा। यहाँ mv² है ही है, r की वैल्यू निकाल चुके, r यहाँ डाल दो, हाफ लगा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये kZd²/r ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बना हुआ ही है। समझ रहे हो बात को? -kZd²/r होगा। तो ये सारे जुगाड़ करके आप बहुत सारे फॉर्मूले फटाफट डिराइव कर सकते हो। वो फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मतलब लोग याद रखते हैं, मैंने आज तक याद नहीं किया। वो फॉर्मूले क्या है? आर का, वेलोसिटी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। देखो, फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कभी ज़रूरत पड़ने पे डिराइव भी नहीं कर पाओ। हालांकि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कई बार ऐसे आते हैं जो इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हों, और अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, बट मुझे मालूम है इनको याद करना कितना कंफ्यूजिंग है। हो जाएगा ना कन्फ्यूजन? हाँ या ना? बेसिकली आपको ये और एक ये 3 फॉर्मूला याद करना है। ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, वो आगे चल के देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। ओके बेटा, अगर हो जाता है तो लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे लिख रहा हूं मैं। 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। वेलोसिटी आ जाएगी शायद 2.29 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड इंटू z/n। देखो यहाँ z और n इंपॉर्टेंट है, यहाँ n² और z, बाकी सब कुछ कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये दो चीज़ें वेरी कर सकती हैं। और टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी को, इंटू z²/n²। ओके, समझ में आई बात? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं आपको बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर ही है बट माइनस की जगह प्लस आएगा, सो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1 इज टू -2 इज टू -1, या टोटल एनर्जी को ई लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आया? ये 2.29 है कि 2.26 है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अगेन बोल रहा हूं, अगर ये फॉर्मूले आप याद कर पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं याद होता है किसी को तो काम चल जाएगा, लेकिन फिर आप इस लायक होने चाहिए कि एग्जाम में जरूरत पड़ने पे विद इन 30 सेकंड्स आप इन फॉर्मूलों को डिराइव कर पाओ, ठीक है। जरूरत रेयरली पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरत पड़ती है। एक दो चीज़ और बता दूंगा तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी फिर। देखो एक्चुअली एन और जेड तो इंपॉर्टेंट है ना, एन और जेड तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो अपन ने यही याद कर लिया, एन स्क्वायर बाय जेड, जेड बाय एन और एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ये वाला जेड वाले जो फॉर्मूले लिखे हैं ये याद रखने हैं कि रेडियस कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू इतना, वेलोसिटी कितना होता है 2.29 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड इंटू जेड बाय एन, या टू इंटू 2⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, उसमें कन्फ्यूज मत होना। और जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है। ये भी मान लो कि रेड वाला ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना ही रखना है, ठीक है। द थिंग इज, मैं दो चीजें और बता दे रहा हूं। एक तो मान लीजिए कि भी किसी क्वेश्चन ने क्या किया कि बोला कि मेरा कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें में कुछ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज डिफरेंट है। ओके, क्या डिफरेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज डिफरेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी किसकी कहाँ है ना। ये प्रोपोर्शनल टू 1/e² है, ये प्रोपोर्शनल टू e² है, और ये प्रोपोर्शनल टू e⁴ है। ये कैसे याद रहेगा? देखो यार, हर जगह z के साथ e² आएगा, क्योंकि अपना जो इक्वेशन था, अरे यार, अपना जो इक्वेशन था ओरिजिनल इक्वेशन, उसमें ze² आया था ना। ये दोनों कभी सेपरेट होंगे ही नहीं, जहां z आएगा वहां e आएगा ही आएगा, e² आएगा ही आएगा। तो यहां देखिए, यहाँ z है तो उसके साथ e² है, यहाँ z है तो उसके साथ e² है, यहाँ z² है तो उसका e⁴ है कि नहीं है? हाँ या ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि ये z है तो साथ में z e² यहाँ लगा हुआ, e² की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ डाल चुके हैं, ठीक है। सो रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू e² और प्रोपोर्शनल टू 1/e² है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हाफ कर दिया तो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात? यस यस बोला, अगर किसी ने बोला जबरदस्ती नहीं इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आधा है, नहीं वो तो होगा नहीं, वो तो बहुत ही फालतू हो जाएगी चीज। बट जो भी अगर इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज हाफ कर दिया तब क्या होगा? रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, वेलोसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी 1/16 टाइम्स हो जाएगी। ओके, समझ में आई बात? इजी है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के ऊपर कैसे चीजें डिपेंड कर रही वो तो क्लियर है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट h² और पाई के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा इसने, तब तो बेटा सॉल्व करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इक्वेशन यहाँ तक पहुंचना ही पड़ेगा। एक और चीज बचती है, मास m। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए जिसमें बोला कि नहीं मास चेंज हो रहा है, हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट है ना।
तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा दो चीजें, कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। ये दो चीजें और ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, दो चीजें ध्यान रखनी है, रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। इस पर क्वेश्चन इनफैक्ट बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। तो चलो फिर, अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही पढ़ना है, मतलब कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी किसी के लिए फॉर्मूले काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, आपका जो और बोर की जो इक्वेशन है वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। सो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही हमारे पास चीजें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है, और कुछ पढ़ना नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस प्लस हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बेरिलियम प्लस 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 हो गया, बस। ओके, सो क्या पढ़ना है हमें इसमें? कुछ डेफिनेशन हैं, क्या क्या है। सबसे पहला है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आयन। किसी भी एटम या आयन का जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसमें ये क्या होता है? बेसिकली n इज इक्वल टू 1। हमारी जो इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन स्क्वायर है ना। है ना? ध्यान दो, हमारी जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है ना। बोलो, है कि नहीं है? यस सर। मैं बोल रहा हूं एन जब छोटा होगा तो एनर्जी कम होगी। सर एन के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनफैक्ट एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एन को बढ़ाएंगे तब ना एनर्जी बढ़ेगी, तो तब एनर्जी घटेगी ना। अगर एन इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? बताओ। डिक्रीज करेगी। एन को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो मिनिमम एनर्जी एन इक्वल टू 1 पे कैसे हो सकती हो? तो एन इक्वल टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, है ना। उसका कारण सिंपल सा है, उस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक माइनस साइन भी लगा हुआ है ना। है ना? देख लो। यस। तो उस माइन ये क्या है, अगर एन छोटा होगा तो निगेटिव में बड़ा होगा, मतलब एनर्जी कम होगी, राइट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होगा? सर फॉर्मूला सिंपल सा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड तो 1 है, तो दिस इज सिंपली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। है ना? ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हीलियम प्लस आयन कितना होगा? तो सर देखिए, हीलियम प्लस है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या लगेंगे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, क्योंकि हीलियम है, जेड हो गया 2, सो 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर लिथियम प्लस प्लस आयन कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 9, 136, दैट इज इक्वल टू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? नो सर। हालांकि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखा जाए तो इसमें सिर्फ हमको 122 लिखना चाहिए, क्योंकि 13.6 में 3 है ना, तो यहाँ पे 4 कैसे होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स? आप 13.6 इंटू 9 में कितने होंगे बताइए तो? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे बताइए तो?
बोलो। बताओ ना, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? 3. 3 या 1? बोलो। 3. अबे 1 होना चाहिए ना यार, इस नंबर में तो 1 होना चाहिए। पर यहां पे स्पेशल केस है कि वो जो 9 है ना, वो मेजर्ड नहीं है। 9 एब्सोल्युटली ट्रू है, 9 के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, है ना? 9 में कोई एरर नहीं है, इसलिए आप इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट नहीं करोगे, तो आंसर में 3 ही आएंगे। सही आंसर है, बट गलत कारण से दे रहे थे आप। चलो जो भी है, लेकिन हम लोग इस कैलकुलेशन में जनरली मैंने देखा है कि कभी भी कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान नहीं रखता, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगला एक्साइटेड स्टेट, स्टेट ऑफ एन एटम और आयन अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट नहीं है तो बाकी सारे स्टेट्स क्या कहलाएंगे? एक्साइटेड स्टेट। मतलब कौन कौन से? मतलब सर हो गया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ये जितने भी है ना, सब क्या कहलाएंगे? एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। ओके, n इज इक्वल टू 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको मालूम है बट फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। इसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और n इज इक्वल टू 4 को बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम प्लस हो, चाहे लिथियम प्लस प्लस हो, चाहे बेरिलियम प्लस 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 हो, सबके लिए यही हम लोग सिस्टम फॉलो करेंगे। ओके, कॉपी हो गया? बढ़ू आगे। Yes, sir. नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब आपको उसको एटम के बाहर निकाल देना है। उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कहां से कहां के लिए करते हैं? ग्राउंड स्टेट से काउंट होती है। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आप आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एटम है इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। और रिमूव टू एन इलेक्ट्रॉन का मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक लेके जाना है। ओके बेटा, आगे बढ़े। देखो n अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, रेडियस इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना? हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? तो देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? यहां से जाना कहां पर है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, क्योंकि बाहर निकलना है, इन्फिनिटी तक जाना है। दिस मीन्स कितनी एनर्जी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा, समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस आयन कितना हो जाएगा? हीलियम प्लस है, इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है? -27.2 है ना? तो -27.2 से 0 कितना लगेगा? 27.2 नहीं, 54.4 था। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर लिथियम प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 122.4। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट डेफिनेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है? पोटेंशियल थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। ठीक है, बेसिकली यहां जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको वोल्ट कर दो, है ना। डेफिनेशन समझो और मीनिंग बता दो कि भैया पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी कितने वोल्ट के बाद होगी? 13.6 वोल्ट के बाद होगी, राइट, है ना। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी बताने का एक और तरीका है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बता दिया जाए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज कितना? 13.6 वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हीलियम प्लस आयन इज 54.4 वोल्ट एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम प्लस प्लस आयन इज 122.4 वोल्ट। ओके, कॉपी कर लो। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो फिर, अभी और डेफिनेशन है, बहुत डेफिनेशन है। सर थोड़ा पीछे आइए सर। डेफिनेशंस खत्म करने में टाइम सर लगेगा, चैप्टर तो उसका तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा ना? क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा कि वोल्ट में? वोल्ट में होगा ना बेटा, क्योंकि पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल थ्रू विच बोला, राइट। ओके सर। सर हो गया। हो गया, चलो अगली डेफिनेशन क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि n इज इक्वल टू 1 n इक्वल्स टू 1 से किसी भी n तक। ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 नहीं डिफाइंड है एक्साइटेशन एनर्जी, 3 से 4 डिफाइंड नहीं है, 3 से 7 डिफाइंड नहीं है, 2 से 7 डिफाइंड नहीं है। जब हम एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू सम स्टेट। ये नहीं पता होगा ना, यही सब, यही छोटे छोटे पॉइंट्स में ना नंबर कट जाते हैं, बाकी सब चैप्टर एकदम लल्लू है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों डिफाइन किया? क्योंकि देखो बेटा, प्रैक्टिकली जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है ना, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से जंप करके n इक्वल टू 3 तक चला गया, ठीक है, तो आपको पता है n इक्वल टू 3 पे कितनी देर के लिए रखेगा? कितनी देर के लिए रहेगा आपको मालूम है? नैनो सेकंड के लिए रहेगा, बेयरली 1 नैनो सेकंड के लिए रहेगा। उस नैनो सेकंड में एक और बार उसको एनर्जी मिल जाए और n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 5 तक जंप कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ओके, इसलिए हम लोग कभी भी मतलब n इज इक्वल टू 3 से 7 डिफाइन नहीं करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी को। ओके बेटा, उसके लिए हमने कोई नाम नहीं दिया क्योंकि वो होता ही नहीं है, ठीक है।
ध्यान रहेगा। यस सर। चलो अगला देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम का कितना है सर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है बताइए तो? यहां पर हम बोलेंगे सर एज n इक्वल्स टू 2, क्या होता है, Z²/n² होता है ना। E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 2² दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस ओके तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? यहां से यहां जाना है, ओके। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब 1 to 2 नहीं है, 0 to, सॉरी, सेकंड एक्साइटेशन का मतलब 2 to 3 नहीं है, 1 to 3 है, ओके। तो यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके बेटा। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम निकालना हो तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जंप करके जाना है n इज इक्वल टू 3 तक। 3 का मतलब यहां पे 3 का स्क्वायर डालोगे तो कितना हो जाएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो दैट विल कम आउट टू बी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके बेटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दो। हम्म कोई दिक्कत है बेटा? No, sir. नो सर चलो फिर अगला है एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एनी स्टेट। ठीक है ना? तो बेसिकली यहां पर क्या लिखोगे आप? अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम लिखूं तो देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 10.2 वोल्ट। कोई दिक्कत है इसमें? और वहीं पर सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ कितना हो जाएगा? 12.09 वोल्ट हो जाएगा, ओके बेटा। समझ में आया सबको कि नहीं? देखो मैं जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है ना, वो बाद में लूंगा। वो जनरली इसके पहले होता है, बट मैं उसे बाद में पढ़ाऊंगा। एक सेकंड। हम्म क्या हो रहा है? आगे बढ़े। Okay, sir, नीचे copy. एक्चुअली कॉपी करने को बहुत है ना, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत सारी हैं।
सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हमेशा। बेटा बात समझो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेट से 10 वोल्ट के थ्रू एक्सेलेरेट करते हो तो कितनी एनर्जी हो जाएगी उसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, है ना? हाँ सर। ये कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम करते हैं हम लोग, है ना? हाँ सर। सर हो गया। हो गया। आगे डेफिनेशन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि इसको हम डिफाइन नहीं करते। बट है नाम, क्या नाम है? बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? कितनी एनर्जी दोगे कि सब कुछ टूट टाट के एक दूसरे से दूर दूर पहुंच जाए, है ना? हम्म। यस सर। तो ये बेसिकली क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो फाइनल कितना है? जीरो। इनिशियली जितना ही माइनस उतना प्लस दे दो तो कहानी खत्म, है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा बताइए तो? राइट? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बेसिकली ग्राउंड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? आयनाइजेशन एनर्जी नाम दिया है, ठीक है? और बाकी स्टेट्स नहीं, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक? हाँ बोलो, कुछ कुछ कह रहा था। बाइंडिंग एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा बताइए जल्दी जल्दी। समझ में आया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी होती कितनी है? -3.4 होती है। इसको जीरो करना है तो +3.4 डाल दो, कहानी खत्म, है ना? समझ में आया कि नहीं आया सारे डेफिनेशंस? आया। ध्यान रहेंगे ना ये डेफिनेशंस, क्योंकि नंबर कटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इन डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ा दो, या फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट को n=5 लिख दो n=6 लिखने की जगह। इस तरीके की गलती करोगे तब नंबर कटने के चांसेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है, अदरवाइज काफी कम है इस चैप्टर में नंबर कटने का स्कोप। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो। आगे बढ़ते सर पीछे जाइए। हैं। 3 लाइन नहीं लिखा गया इतनी देर में? सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से तो ऑन है। हाँ ऑन है। हो गया सर। हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन देखो तो समझो कि क्या पूछना चाह रहा है और ट्राई करो।
कॉपी हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? देखो भैया, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम है। अब हाइपोथेटिकल बोल दिया मतलब क्या है? मतलब यार आपका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब ना हाइपोथेटिकल हो गया। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट तो काम करेंगे, पर आपका जो वैल्यू है ना -13.6, वो काम करना बंद कर देगा। समझ में आई बात? यस सर। सो बोला क्या? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है? 15 वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 1 से जब वो n इज इक्वल टू 2 तक गया तो 15 वोल्ट एनर्जी नहीं लगी। एनर्जी कितनी लगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी, राइट? है ना? Yes, sir. सर। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा ग्राउंड स्टेट, इफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई नॉट बाय 2 स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई नॉट बाय 1 स्क्वायर, है ना? या ई नॉट सिंपली, दिस इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स -3 ई नॉट बाय 4 इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है ना? दिस इंप्लाइज ई नॉट कितना हो गया भाई? तो ई नॉट हो गया सर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हुआ ना? सो n इज इक्वल टू 3 का मतलब एनर्जी E3 कितनी हो जाएगी? या एनर्जी E कितनी हो जाएगी? तो एनर्जी E हो जाएगी आपकी -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 स्क्वायर। तुमने कैलकुलेशन सही करी है? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -20/3 स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा? जो डेल्टा E होगा वो कितना होगा? -20/3 स्क्वायर माइनस -20, दैट इज इक्वल टू 20, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार, इंटू 1 - 1/9, दैट इज इक्वल टू 160/9। ना यार, कुछ तो गड़बड़ किया ना। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 तक नहीं आना। देखो गलती करी ना मैंने वाली। कौन सी गलती करी बताओ तो? कौन सी गलती करी? N4 होगा। हाँ, क्या होगा? थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना? थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? n इक्वल टू 4 हो गया, तो नीचे 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 15/16। 16 को 5, इसको 5 करता हूँ 4 हो जाएगा। तो मतलब 5 इंटू 15, 75/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर जो डेल्टा V आया कितना हो गया? 75/4 वोल्ट। ये आपका आंसर है, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? सर आपको कैसे पता चला आप गलती कर रहे हो? मैं जानबूझ के गलती कर रहा था इसलिए पता था, और क्या। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो समझ में आया गलती कैसे हो रही है? मतलब ये वाली गलती बहुत कॉमन है, और आप, मैंने लिख भी दिया, आपको रियलाइज नहीं हुआ था। मैं बार बार बोल रहा था कुछ गलती हो रही, कुछ गलती हो रही, तब भी आप नहीं पकड़ रहे थे, है ना? हाँ सर।
मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जिसका ध्यान रखना होता है। ओके। हम्म। यस सर। और ये शायद आप लोगों ने क्लास 11 में रियलाइज कर लिया होगा कि कितनी कॉमन मिस्टेक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर इमिशन स्पेक्ट्रम करके कुछ लिखाया था आपने सर, वो क्या होता है? तो देखो भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसको समझने के लिए क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसको हमने यहाँ पर हीटर से गर्म कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस है, दिस इज नॉट H2 गैस, दिस इज H गैस। ओके, समझ में आई बात? H2 और H में डिफरेंस हो जाएगा। H2 डबल न्यूक्लियस डबल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, है ना। हमें सिंगल न्यूक्लियस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए। तो कौन सा गैस है ये? H गैस है। एच। अब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकते हैं, है ना। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होगा तो उसको वापस से ग्राउंड स्टेट में आने ही आना है। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। एनर्जी रिलीज करेंगे तो किस फॉर्म में रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रिलीज करेंगे, फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेंगे। वो फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट ही बेसिकली एक तरीके की, वो यहां से निकलेगी। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ही रास्ता निकलने का, एकदम बहुत ही पतला सा रास्ता एकदम स्ट्रेट लाइन में निकलने का, जिसके आगे हमने प्रिज्म लगा दिया, उसके आगे एक स्क्रीन लगा दी। तो क्या होगा, यहां से जब लाइट निकलेगी तो लाइट यहां पर अलग अलग कलर की लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। यस और नो? तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे सब सर वाइट। हाँ, सर वो एच गैस के अंदर क्या बना हुआ है सर? ये हीटर है, हीटर। आप हीटर लिख लो, कुछ भी कॉइल बना के लिख लो, हीटर है, ठीक है। है ना, मैंने ऊपर तक बना दिया बट क्योंकि सिर्फ नीचे कैसे बनाऊं, है ना। सो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पे। यस और नो? अलग अलग यस वेवलेंथ सर। अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। यस। और ये जो स्क्रीन है इस पे हमें अलग अलग लाइंस मिल जाएंगी अलग अलग वेवलेंथ की। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर सारे पूरा का पूरा स्क्रीन इल्यूमिनेट नहीं होता, पूरा विबग्योर पैटर्न नहीं बनता है, या उसके आगे का इंफ्रारेड से लेके इंफ्रारेड बोल रहा हूँ, अल्ट्रा वायलेट से भी और आगे से लेकर ऊपर बहुत आगे तक का पैटर्न नहीं बनता है, बल्कि कुछ फिक्स्ड लाइंस मिलती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है। ये एक है, ये एक सेट है, इधर एक और सेट है, इधर एक और सेट है। इस तरीके से कुछ सेट ऑफ लाइंस मिलती हैं। समझ में आई बात? है ना। ये डार्क नहीं है बेटा, ये ब्राइट है। मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा डायग्राम बना रखा है, लाइंस मतलब ब्लैक ड्रॉ कर रखी है, जबकि अलग अलग कलर की लाइंस होंगी। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को किसी भी तरीके से रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पर बोर से बहुत सिंपली एक्सप्लेन हो रहा है। क्या सर? सिर्फ ये वो वाली लाइंस हैं जहां पर आपका n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 आया, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 आया, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 3 आया। ये सब जो अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जीज हैं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें मिल रही हैं, कहानी खत्म। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। यस सिम, सर। सिंपल है ना ये कि डिफिकल्ट है? सो ये ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम बना रखा है मैंने, वैसे तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सुंदर बनाया जा सकता है, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। आगे बढ़े। सर के अब बना। ये ड्रॉ करना है क्या? बना लो। देखो इतना डिजाइन मत करना, कुछ लाइंस खींच देना, ठीक है। सर उस स्क्रीन को कैसे बनाया सर? क्या? सर उस स्क्रीन को कैसे बनाया? कुछ भी ऐसा रेक्टेंगल बना के उसको अंदर कुछ लाइन खींच दीजिए। इतनी लाइंस मत कीजिएगा, 3-4 लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़े।
देखो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स होते हैं क्या क्या, n इज इक्वल 1 पे -13.6, n इज इक्वल 2 पे -3.4 होगा ना, 3.2 लिख दिया है, -3.4 है ये, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 पे -1.51 है, n इज इक्वल टू 4 पे -0.85 है, n इज इक्वल टू 5 पर, समझ रहे हो ना, बेसिकली अलग अलग लेवल पे आप n ई नॉट बाय एन स्क्वायर डाल के, मतलब इतना बाय एन स्क्वायर डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो पैटर्न बन रहा है ना, काफी सही पैटर्न है, बहुत इजीली एक चीज रियलाइज करा दे रहा है कि यहां पर गैप बहुत बड़ा है, यहाँ पे गैप छोटा है, यहाँ और छोटा है, यहाँ और छोटा है, धीरे धीरे जो गैप्स है ना एनर्जी लेवल्स के बीच में वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, हाँ या ना। हाँ सर। ध्यान दीजिए -13.6 का मेजर पॉइंट 10.2 तो यहीं पर आ गया, बाकी तो सारे 3.4 में फंसे हुए है ना। ये हमारे जीवन का भी एक सत्य है कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो सबसे पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है, उसके आगे के स्टेप धीरे धीरे आसान होते जाते हैं, है ना। समझ में आई बात। हाँ सर। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी चीज हो गई, फटाफट ड्रॉ कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया। ओके सर। बढ़े आगे। यस सर। चलो फिर उसी चीज को यहां पर आप ऐसे भी तो देख सकते हो, एनर्जी लेवल्स जो है उस तरीके से बढ़ रहे हैं, और यहां पर हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम का एक बार स्टडी कर रहे हैं। इसको स्पेक्ट्रम नहीं बोल सकते, एमिशन लाइंस बोल दो, चलो ठीक है स्पेक्ट्रम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन कौन सी वेवलेंथ हमें मिल सकती है, कौन कौन सी एनर्जीज हमें मिल सकती हैं, एनर्जी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हम लोग। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर एन इक्वल टू 2 पे गया हो वो वापस ड्रॉप होकर एन इक्वल 1 पे आ जाए। ये एन इक्वल टू 1 यहाँ शायद दिख नहीं रहा आप लोगों को, मैं लिख देता हूँ, है ना। 2 से 1 पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये लाइन नजर आ रही कि बहुत ज़्यादा पतली हो गई, आ रहा है सर। आ रहा है। 2 से 1 पे आ सकता है, और क्या हो सकता है सर, 3 से 1 आ सकता है, और 4 से 1 आ सकता है, 5 से 1 आ सकता है, 6 से, 7 से, 8 से, इन सब से 1 पे आ सकते हैं, है ना, है ना। इस कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, लाइमन सीरीज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, लाइमन सीरीज, नाम बाद में लिख देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 से 2 आए, और क्या हो सकता है 4 से 2 आए, 5 से 2 आए, 6 से 2 आए, 7, 8, इन सब से 2 पर आए, राइट। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी कम है इन कंपेरिजन टू ये वाला, और मैं बताता हूँ ये 2 द स्केल नहीं है, ये 10.2 है और ये सिर्फ 3.4 है, 3.4 से भी कम है ये, है ना। ये 2 द स्केल नहीं है, इससे और छोटा होगा एनर्जी लेवल, ये काफी बड़ा है उससे, राइट। इसके बाद और क्या होगा,
और क्या पॉसिबिलिटी है? 4 से 3, 5 से 3, 6 से, 7 से, 8 से, सबसे 3 आ गए, राइट? और क्या पॉसिबिलिटी है सर? और पॉसिबिलिटी सर 5 से 4 आए, 6 से 4 आए, 7 से 4 आए, 8 से 4 आए, है ना? ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? इस तरीके से जिसमें फाइनल डेस्टिनेशन एनर्जी इक्वल टू 1 है, इन सारे के सारे वेवलेंथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया हम लोगों ने? किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। लाइमन सीरीज नाम है ये, ठीक है? ये क्या है? लाइमन बामर, नाम याद रखने, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री। कोई एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, या फिर कोई किसी का नाम छूटा तो नहीं है? हो सकता है, ठीक है? सो ये कलेक्शन ऑफ लाइंस का नाम है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करके आप हम चेक कर सकते हैं बाद में, अभी तो नहीं पर बाद में चेक कर लेंगे कि दिस वन फॉल्स इन विजिबल एंड दिस वन फॉल्स इन ultraviolet, while all of these are infrared. ओके, ये जो लाइंस है ना, ये विजिबल रेंज में पड़ी, ये अल्ट्रावायलेट रेंज में पड़ी, और ये सब इंफ्रारेड रेंज में पड़े। इस वजह से सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ? बामर लाइंस डिस्कवर हुई, फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहली डिस्कवरी किसकी हुई थी? बामर लाइंस की हुई, क्योंकि बामर विजिबल में आते हैं। लाइमन में इवन तो ज्यादा एनर्जी, बट क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट में चले गए, इसकी डिस्कवरी हमने लेट करी है। ओके बेटा, समझ में आया? यस सर। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, है क्या कुछ खास? नहीं सर। इसके बाद क्या करेंगे? कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, मुझे तो कुछ लिखना ही नहीं, आप ही लोगों को कॉपी करने में टाइम लग रहा है ना? आज की पूरी क्लास ही ऐसी है। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो फिर, हो गया कॉपी। हो गया। सर फिर चलो फिर, अब एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इन डी एक्साइटेशन, जब मतलब जब हायर लेवल एनर्जी से लोअर लेवल एनर्जी पे आपका एटम आ रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी ये देखेंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, लेट्स से N1 से N2 जा रहा है वो,
N1 आपका ग्रेटर देन N1 आपका N2 से बड़ा है, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही ना होगी? हाँ है ना? एनर्जी गेन्ड लिखेंगे तो E2 माइनस E1 लिखेंगे। एनर्जी रिलीज का मतलब एनर्जी लॉस्ट है। एनर्जी लॉस्ट क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल। भैया आपके पास पहले 100 रुपए थे, बाद में 80 रुपए बचे, लॉस कैसे निकालोगे? 80 माइनस 100 करोगे कि 100 माइनस 80 करोगे? 100 माइनस 80। ठीक है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल किया। सो एनर्जी रिलीज कितना है? E1 माइनस E2, दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N2 स्क्वायर. This is equal to 13.6 electron volt into 1 by N2 square minus 1 by N1 square. ओके, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। फालतू में 11th क्लास में फॉर्मूला याद कर रहे थे, है ना? यस सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया? आगे बढ़ते हैं, बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन डी एक्साइटेशन। तो देखो सर, जो एनर्जी निकली थी ना, वो क्या था? वो एच सी बाय लैमडा था। दैट मीन्स 1 बाय लैमडा कितना है? ई बाय एच सी, राइट? है ना? विच मीन्स 1 बाय लैमडा कितना आया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी। अच्छा, एक चीज छूट गई, सॉरी सॉरी सॉरी। इस पूरे को आप जेड स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करोगे ना? बोलो, सिर्फ हाइड्रोजन एटम थोड़ा ना है। राइट? समझ में आया? यस। 1 बाय लैमडा कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर। ऑब्वियसली N1 ग्रेटर देन N2 है, तभी तो एनर्जी निकलेगी, राइट? ये जो नंबर है ना, ये पहले डिस्कवर हुआ। ये एच सी और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब बाद में आया। पहले कौन सा नंबर डिस्कवर हुआ? ये वाला नंबर। इसका नाम क्या है? आर। अब ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है? समझ में आई बात? दिस इज इक्वल टू 109,678 पर सेंटीमीटर, या फिर 1.09 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 -7 पर मीटर। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। याद कैसे रहता है ये नंबर? वैसे जरूरत नहीं पड़ती इतने आगे तक याद रखने की, पर याद कैसे रहता है? 6 7 8 9 10, है ना? कोई दिक्कत है? नो सर। वैसे ये शायद 6 7 8 सही नहीं है, आप लोग याद करने के लिए शायद दुनिया भर के टीचर से मिला के बना रखा है ये, और कुछ नहीं है। सो जो भी है, रिडबर्ग नंबर इतना होता है। सो आपका 1 बाय लैम्डा कितना हो गया? आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय
n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। आपने क्लास 11 में ये फॉर्मूला याद किया था कि नहीं किया था? यस सर। यस सर। और वहां क्या था, यहां ध्यान दीजिएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एचसी को मैं आर बोल रहा हूं, पर क्योंकि आप 11th क्लास में छोटे छोटे थे, मासूम से बच्चे थे, आप लोगों को 13.6 कैसे याद कराया गया था? आर इंटू एच सी। ये फॉर्मूला भी याद होगा, आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ये था कि नहीं था आपकी बुक्स में फॉर्मूला? मेरे ख्याल से अनिल सर ने ऐसा नहीं लिखवाया होगा, पर था कि नहीं? हाँ सर। आर को मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वहां पे आर एच सी लिख दिया था। ठीक है, जो भी है। अब देखो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तब तो यही यूज करोगे, क्योंकि आसान पड़ेगा कैलकुलेशन, है ना? कौन आर डाल के फिर एच सी डालने जाएगा? डालोगे क्या? मैं तो नहीं डाल रहा। ठीक है, अगर आर की वैल्यू भूल गए, एच सी की जरूरत पड़ गई, तो एच सी याद रखना है। एच सी कितना होता मालूम है आपको? 14 क्या था यार? कुछ तो वैल्यू तो इसकी 1426, हाँ 1426 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, इतना कॉमन नंबर है। एच सी इन वोल्ट नैनोमीटर, हाँ याद आया, गलत बोल रहा था मैं। 1246 1242 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, या फिर 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना, काफी काम का नंबर है, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल रहा था। ठीक है, समझ में आया? वैसे एक नंबर आपको और याद रखना, मान लीजिए लैम्डा कैलकुलेट करना है, आप ये इतनी कैलकुलेशन करके आपने 1/λ निकाला है, कोई फायदा हुआ? और इसमें आर इतना गंदा नंबर है, कोई फायदा हुआ क्या? यस सर। नहीं हुआ ना, बहुत मेहनत हो गई ना। लैम्डा निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो उसमें 1/r आएगा, तो 1/r की वैल्यू आपको याद रखनी है। कितनी होती है 1/r की वैल्यू? 91। 91.1 क्या? नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक, ओके बेटा। आगे बढ़े। अब देखो, अगर आप इसका यूज करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, n1 को सॉरी n2 को 1 डाल के और n1 को 2 डाल के, तो क्या आएगा? आपको लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी मिलेगी। और अगर आप n2 को 1 डाल के n1 को इन्फिनिटी डाल दोगे, तो लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। राइट? राइट या रॉन्ग? लाइमन मिनिमम कितना होगा? अच्छा, ऐसे नहीं, लाइमन सीरीज जो है उसका मतलब क्या है? n2 कितना है? 1 है। राइट? है ना? यही था ना भाई, फाइनल 1 था ना? यस। यस सर। तो लाइमन का मतलब क्या? n2 कितना है? 1 है। ओके, लाइमन का मैक्स मतलब क्या हो गया? n1 इन्फिनिटी, और लाइमन का मिन मतलब कितना हो गया? n1 2। राइट? ये पूरा का पूरा अल्ट्रा वायलेट में चला जाएगा। इसकी जो वेवलेंथ है सारी की सारी, अगर आपका मिनिमम भी देखोगे
तो आप इसे कैलकुलेट करके देख लो चाहो तो, z को 1 डाल के 1 बाय इंटू कितना है 1 है 1/4 माइनस 1/1, सो हो गया 3/4, सो ये हो गया 4r/4 इंटू दिस 4 इंटू दिस बाय 3, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 120 नैनोमीटर, है ना, 120 नैनोमीटर के आसपास आया, तो डेफिनेटली अल्ट्रावायलेट में पड़ा, है ना। वहीं अगर आप बामर में आओगे, बामर का मतलब N2 कितना है 2 है, राइट। तो बामर का मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा, फिर मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी? N1 इंफिनिटी पे। N1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये वेवलेंथ ऊपर टॉपिक वेवलेंथ चल रहा हूं, मैं एनर्जी बोल रहा हूं, इससे शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। बामर मैक्सिमम कब आएगा N1 इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और बामर मिनिमम कब आएगा N1 3 पे। N1 इज इक्वल टू, यहाँ 3 डालना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 से ऊपर जस्ट ऊपर 3 ही होता है, राइट। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही बहुत क्लोज आ जाएंगे टू विजिबल, मतलब कि 350 से ऊपर और 700 के नीचे। ओके, समझ में आई बात? आगे बढ़े। सब वो कॉपी करना है क्या? एनर्जी वाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, कैलकुलेट द सर अब तो मैग्नीट्यूड। लेफ्ट साइड दिख नहीं रहा सर। लेफ्ट साइड दिख नहीं रहा मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहाँ गया? अच्छा मैं आ गया हूँ, अब ठीक है। यस तो लिखते हो बोले ही नहीं आप। सर हो गया वापस। हो गया। अच्छा ये सब मैंने पहले इक्वेशन लिख रखे थे। अब कुछ नॉमेनक्लेचर भी होता है। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एच बीटा लाइन ऑफ हाइड्रोजन बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन। एच बीटा लाइन फॉर बामर सीरीज। देखो एच का मतलब तो हाइड्रोजन ही हो गया, यहाँ हाइड्रोजन दोबारा लिखा है, बात ठीक है। एच बीटा का मतलब क्या हुआ? देखो लाइमन बामर, बामर मतलब क्या हुआ, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 से आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से आ सकता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, तभी निकल आएगा बामर, है ना? बोलो। यस सर। तो ये हो गया आपका H अल्फा, ये हो गया आपका H बीटा। ओके, समझ में आई बात? सो बेसिकली आपको चाहिए n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 2 तक का वेवलेंथ, है ना। सो आई हैव 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r, z इज 1 इंटू 1 बाय क्या, टू स्क्वायर माइनस सर 1/4 स्क्वायर, राइट। अच्छा यहां शायद तक गड़बड़ हुई है, हाँ ठीक है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, विच मीन्स 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स, ये कितना हो गया 16, इधर 4 था तो ये गया 4 माइनस 1 3, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 16/3r, दैट इज इक्वल टू 16/3 इंटू 91.1, ये हो गया 30.4, 30.4 इंटू 16 तो 486 अप्रॉक्सीमेटली
सॉरी 0.4 था ना, हाँ 486 नैनोमीटर। समझ में आया? थोड़ा कम हो गया शायद, 485 आएगा जो भी है, 485 आएगा। 12 की जगह 1100, 6.4 की जगह 6, ठीक है 4860। हो गया सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो, अगर आपको 1/r की वैल्यू याद नहीं है तो जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एग्जाम में फुल बेकार में 1.5 मिनट वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा भी क्वेश्चन यस सर। कॉम्प्लेक्स होगा तो और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन और ज्यादा डिफिकल्ट कर देगा, तो है ना? इसलिए, और खासतौर से जेई में ये सब नाटक बहुत करता है, बेकार में कैलकुलेशन बढ़ा देता है आजकल। तो उसने मीनिंग ही समझ लिया डिफिकल्ट पेपर का कि कैलकुलेशन बढ़ा दो, पता नहीं क्या है। आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, जेई एडवांस का पेपर देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? इस साल का? हाँ, अभी जो हुआ था, नहीं सर। एक बार देखना। सब कुछ किया हुआ है आप लोगों का, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है? पेपर 2 में भले ही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन थोड़ा परेशान कर सकते हैं, वो भी परेशान कर सकते हैं, पढ़ा हुआ अपन ने सब है, ठीक है? क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे ही ना, लेकिन बाकी तो पेपर पूरा, पेपर 1 तो खास तौर से पूरा का पूरा ही आप लोग उड़ा दोगे, उड़ा सकते हो अगर आपने मेरी क्लासेस को ठीक से किया है तो। उड़ा दोगे तो नहीं बोल सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आगे बढ़े? हाँ सर। How many different wavelengths may be observed in spectrum from hydrogen sample if atoms are excited to states with principal quantum number n? क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी करो और आंसर बताओ। हुआ? क्या आएगा आंसर? देखो भाई, कौन से एक्साइटेड स्टेट तक हैं एटम्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तक, राइट? तो 1, 2, 3, 4, 5, लेट से n को 5 लेके समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हाइड्रोजन सैंपल है, मतलब खूब सारा हाइड्रोजन एटम है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक कोई एटम जो 5 पे था, फिफ्थ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 पर था, वहां से उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधे 1 पे आ गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम्म, हो सकता है? बोलो। यस सर।
ये भी हो सकता है कि 5 से जंप करके वो सीधे 2 पे आ गया। ये भी हो सकता है कि 5 से जंप करके 3 पे आ गया। ये हो सकता है कि 5 से जंप करके सिर्फ 4 तक आया, राइट? जंप करके या गिर के, जो भी बोलो, है ना, राइट? अब जो 4 पे आया एटम, या जो एटम्स 4 पे आए, उनमें से हो सकता है कोई 4 से डायरेक्टली 1 पे चला गया हो सकता है कोई 4 से डायरेक्टली 2 पे गया हो सकता है कोई 4 से सिर्फ 3 तक गया हो सकता है कि नहीं? हम्म, हो सकता है कि नहीं? यस। अब 3 पे हो सकता है इधर से आया हो चाहे इधर से आया हो, राइट? हो सकता है 3 पे यहां से आया हो सकता है 3 पे यहां से आया हो, बट 3 से वो चाहे तो डायरेक्टली 1 पे जा सकता है, चाहे तो डायरेक्टली 2 पे जा सकता है। यस और नो? यस। अब जो 2 पर आ चुके हैं उनके पास तो एक ही उपाय है, 2 से 1 आए। 2 पर यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है, पर 2 से सिर्फ 1 ही आ सकता है। तो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ क्या क्या होगा? यहां पर 4 आया, यहां पे 3 आया, यहां पे 2 आया, यहां पे 1 आया। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक? अप टू n-1 तक। दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू n-1 प्लस 1 n अपॉन 2, राइट? ध्यान रखिएगा, n क्वांटम नंबर है। अगर mth एक्साइटेड स्टेट तक है तो क्या करोगे? एन m इंटू m प्लस 1/2, राइट? समझ में आई बात? क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है n या एक्साइटेड स्टेट n बोला है, उस पर डिपेंड करता है आपका फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2 लगेगा कि n इंटू n प्लस 1/2 लगेगा, राइट? समझ में आया कि नहीं? सही, एन और एम वाला फिर से बोलिए ना। देखो यार, क्वेश्चन में दे रखा होता, यहां तो लिखा हुआ है 2 स्टेट्स विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अगर लिखा था 2 स्टेट्स ऑफ mth एक्साइटेड स्टेट, तो n कितना था? m प्लस 1 था ना? हम्म हम्म हाँ सर। तो यहां पर n की जगह m प्लस 1 डाली, क्या हो गया? m प्लस 1 माइनस 1 m इंटू m प्लस 1/2, राइट? हाँ या ना? यस सर। ऐसे ले दो, एज m n इज इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है? चलो, सो ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन सैंपल से अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप करके नीचे आ रहे हैं तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ दे सकते हैं। अब देखो, एक और क्वेश्चन बनता है, उसमें बोलता है अ सिंगल एटम इज टेकन टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एक सिंगल एटम है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तक लेके गए हैं, वो गिरेगा तो कितनी वेवलेंथ मिल सकती है, ठीक है? अब देखो यहां पे समझिए बात को, बहुत ही लैंग्वेज का खेल है। अगर बोलता है हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन वी ऑब्टेन, तो सर डिफरेंट वेवलेंथ्स तो ये सारी मिल सकती है ना, इनमें से कोई भी मिल सकती है ना, हमें एक ही एटम दे सकता है कि नहीं दे सकता? हम्म, बोलो बोलो। एक ही एटम यस सर। हो सकता है ये करे, हो सकता है ये करे, हो सकता है ये करे, हो सकता है ये करके ये करके ये करके ये करे, राइट? है ना? तो हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन वी ऑब्टेन, उसका आंसर तो यही होगा। एक और क्वेश्चन होता है, एक सिंगल एटम है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट वी कैन ऑब्टेन? समझ में आई बात? हम्म, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट वी कैन ऑब्टेन, अगर ये पूछ लिया तो क्या होगा? अगर वो यहां से 5 से डायरेक्टली 1 पे आ गए तब तो और कुछ मिलना ही नहीं, कहानी खत्म हो गई, राइट? राइट या रॉन्ग? राइट सर। 5 से अगर 2 पे आ गया तो 2 से 1 मिल सकता है, 2 मिला कहानी खत्म, उसका कोई उपाय नहीं है। हम्म,
अगर 5 से 3 आ गया तो 3 से क्या कर सकता है, या तो डायरेक्टली 2 पे चला जाए तो 2 मिला, या 3 से 2 जाए फिर 2 से 1 जाए तो 3 मिला, राइट। या 5 से 4 जाए, 4 से 3 जाए, 3 से 2 जाए, 2 से 1 आए तो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो मैक्सिमम कितने फोटोन्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स कितने मिल सकते हैं हमें, 4 मिल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस मामले में ना आईआईटी काफी वैसा है, जब भी वो बोलेगा हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन बी गेट, तो इसका मतलब है कौन जो भी वेवलेंस मिल सकते, जो भी पॉसिबल वेवलेंस है ना, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उनके बारे में बात कर रहा है, तो उसका आंसर तो यही रहेगा। वहीं अगर दूसरे एग्जाम से ये चीज पूछते हैं तो वो मीनिंग समझते हैं इसका कि एक ही बार में कितने वेवलेंस में निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर काफी ज्यादा इंटरप्रिटेशन वाली बात हो जाती है, अगर वो नंबर ऑफ वेवलेंस पूछ लेना तो काफी इंटरप्रिटेशन वाली बात हो जाती है। द सेफर ऑप्शन विल बी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स बोल दिया जाएगा ना सिंगल एटम से, और बहुत ही स्पेसिफिक हो कि एक ही एटम है और हम वही पूछ रहे हैं जो, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, n-1 दोगे। ओके बेटा, समझ में आई बात। मतलब वहां पर जो गेम है ना वो फिजिक्स से ज्यादा इंग्लिश में चला जाता है, और काफी मैंने देखा कि काफी कंफ्यूजन होता है उसमें। कई टीचर्स आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसको बोलते भी हैं, मैं भी पहले बोलता था कि यार ये क्या है, ये तो n-1 बोलना चाहिए आंसर, ये n×n-1/2 क्यों लिख रहा है। पर मैंने उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को लैंग्वेज पढ़ा, मैंने रिसेंटली पढ़ा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 2 महीना हुआ है। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वो जो पूछ रहा है ना उसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, दोनों मीनिंग उसके निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए अगर वो n×n-1/2 बार बार दे रहा है इसका आंसर तो वही मान के चलो, क्योंकि एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार पूछ चुका, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसने किसी ने पूछ दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमें मिल सकते हैं, तो क्या जवाब दोगे, n-1 दोगे। ओके बेटा, समझ में आई बात। आगे बढ़ूं। सर हाँ बेटा, यहाँ पे एटम्स को एक्साइट कर रहा है ना, तो वो ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? एक क्या समझे, क्या लिखा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ एटम्स आर एक्साइटेड टू स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम, देखो इसका मीनिंग वही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये एक्साइट करने के बाद जो वापस ड्रॉप करेगा ना उसके बारे में बात करें। एक्साइट करेंगे तभी तो ड्रॉप होगा ना अपने आप, जो हमने हीटर लगाया था उससे हाइड्रोजन एटम एक्साइट ही ना हुए थे, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ खास ज़्यादा नहीं बचा है। इसको कॉपी कर लो बेटा जल्दी जल्दी, और उसके बाद ये इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है।